जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती हमारे पूरे वर्कआउट को खराब कर देती है। तो आज हम जानेंगे कि जिम में होने वाली इंजरीज से कैसे बचा जा सकता है। हेलो एवरीवन, तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर परवीन तीतल जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। सो डॉक्टर, हमें ये बताइए कि जिम में होने वाली कॉमन इंजरीज जो आजकल हो जाती है, मेरे पास भी काफी लोग आते हैं जिनको इंजरीज होती है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या कॉमन इंजरीज है जो कि हमें जिम लाइन में किसी भी स्पोर्ट्स में फेस करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन। तो जिम के अंदर सबसे कॉमनली होने वाली इंजरीज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है बैक इंजरीज। तो बैक इंजरीज में लोअर बैक की मसल की प्रॉब्लम या फिर डिस्क की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके अलावा शोल्डर इंजरीज बहुत कॉमन है। शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरीज हो सकती है, किसी का शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। इसी तरीके से नी के अंदर सबसे कॉमनली होने वाली जो इंजरीज हैं वो है लिगामेंट इंजरीज, जो कि खास ज़्यादातर केसेस में ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से होती है। ऐसे ही एल्बो के अंदर टेनिस एल्बो बहुत कॉमन है और गोल्फर्स एल्बो बहुत कॉमन है। ऐसे ही एंकल स्प्रेन्स बहुत कॉमन है। तो ये सारी इंजरीज बहुत कॉमन है और इनको अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो सारी इंजरीज को हम ध्यान से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। सो डॉक्टर, मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा, हर जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो पार्ट है जिनके बारे में अभी आपने मुझे बताया, तो इनको सबसे पहले मैं बात करूंगा बैक की इंजरीज के बारे में। बैक की इंजरीज के क्या कॉजेज है, किस वजह से होती है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं जिम में जिनकी बैक में प्रॉब्लम होती है, एंड आप लोगों के पास भी काफी केसेस आते होंगे जिम की वजह से, जिम करने की वजह से काफी बैक में इंजरी, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे आपने बिल्कुल सही बोला, बैक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि जिम के अंदर बैक और कोर मसल्स जो है वो सब सारी बॉडी को सपोर्ट करती है, तो उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे कॉमनली जो बैक की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं वो आते हैं डेड लिफ्ट के बाद। डेड लिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। आपका फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म परफेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो फॉर्म परफेक्ट करने के लिए एक तो आपको प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंडर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनर के गाइडेंस में होनी चाहिए ये वाली चीज़ें। प्रॉब्लम तब आती है और हमें हमेशा कम वेट से शुरू करना चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज़ की फॉर्म को बेटर करना है तो पहले हमें कम वेट से करना है, क्योंकि डेडलिफ्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि हमें हिप पे मूवमेंट होनी है, बैक पे नहीं होनी है। प्रॉब्लम लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में वो बैक पे मूवमेंट कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी बैक मसल स्ट्रेच हो जाती है, सारा लोड बैक पे ले सारा लोड। तो उसको करेक्ट फॉर्म करने के लिए तो आपके अगर प्रॉपर ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में आप करेंगे तो वो आपको ये समझाएगा कि पहले वेट कम रखो, फॉर्म ठीक करो, पहले आदत डालो कि आप जब बैक को स्ट्रेट कर रहे हो डेडलिफ्ट के बाद तो वो हिप पे मूवमेंट हो, ना कि बैक पे हो। जैसे ही आपने बैक पे किया स्ट्रेन आ जाएगा, मसल वीकनेस की वजह से हो, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हो, और फिर चीज़ें बहुत आगे जाके बढ़ती जाती हैं। तो डेडलिफ्ट तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें फॉर्म की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा प्रॉब्लम आती है जब हम बेंच पे बैठ के ओवरहेड वेट उठाते हैं और हमने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, क्योंकि जब भी हम बेंच पे बैठ के ओवरहेड वेट उठाते हैं तो सारा का सारा वेट जो है बैक पे कॉन्सेंट्रेट होता है L5 S1 के अराउंड पे। और किसी को अगर बैक प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उनका थोड़ी देर में बैक जवाब दे जाएगी। तो इसीलिए पहले आपको एक्सटेंशन, उल्टा लेट की एक्सरसाइज करके बैक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बजाय बैठ के, जैसे आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, बजाय बैठ के आप खड़े होके भी कर सकते हैं। वो थोड़ा बेटर चीज़ है कि आप खड़े होके करेंगे तो आपके लोअर बैक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा प्रेशर, आपके लेग्स पे लोड आ जाएगा। हाँ जी, लेग पे लोड आ जाएगा। और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अब अगर हम जिम में हैं और रैक से हमने वेट उठाया, रैक से वेट उठाते समय हम बहुत लाइटली उठा लेते हैं क्योंकि उस वक्त एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और ऐसा होता है कि भाई अभी तो एक्सरसाइज करनी है, ध्यान दिया नहीं, आपने उठाया और सडनली टर्न किया और आपकी बैक मसल हो गई। सिमिलरली अगर आपने वेट उठाया और नीचे ज़मीन पे पार्क कर रहे हो वेट, उस वक्त आपने बैक को स्ट्रेट नहीं रखा, तो वो एक इंजरी का कॉज है। तो इन सब चीज़ों में फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा हाइड्रेशन, प्रोटीन इंटेक, विटामिन डी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तो सब रिक्वायरमेंट, सभी रिक्वायरमेंट है। और कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैक के लिए। कभी भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से मिलके
उसको करेक्ट कीजिए, कोर स्ट्रेंथनिंग करके फिर वापस कम वेट से शुरू कीजिए। बिल्कुल सही बात है, सब सही बताया आपने, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, क्योंकि बैक में मैं बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ। सबसे ज़्यादा एक तो ना वार्म अप करते हैं, ना मोबिलिटी होती है उनकी इतनी सही से, तो इसी वजह से इंजरीज हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, बैक का तो हो गया, अब हम जानेंगे शोल्डर का। बहुत से लोगों में कॉमन शोल्डर के भी इंजरीज हो जाती है। कई बार शोल्डर, जैसे आपने बताया, डिसलोकेट हो जाता है, या शोल्डर रोटेशन हम अच्छे से ना करें, तो क्या क्या वजह होती है कि शोल्डर में पेन होने देखिए, लगता शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है हमारी बॉडी का जिसमें ऑलमोस्ट 360 डिग्री का रेंज है। तो जिसका जितना ज़्यादा रेंज उतनी ज़्यादा इंजरी की प्रॉब्लम। अब और इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी शोल्डर के अंदर ये है कि जो हमारी डेल्टॉइड मसल है वो काफ़ी बड़ी मसल है, हैवी है, और जो अंदर की रोटेटर कफ मसल है वो छोटी मसल है। इसीलिए शोल्डर की प्रॉब्लम्स में रोटेटर कफ इंजरीज बहुत कॉमन होती है। अब क्योंकि रोटेटर कफ की जो मसल है जो शोल्डर के अंदर है वो बहुत हल्की मसल है, और डेल्टॉइड जो काफ़ी हैवी मसल है, दोनों का ना मिसमैच रहता है हमेशा। जब भी हम हाथ को ऊपर उठाएंगे तो डेल्टॉइड ज़्यादा शूट कर जाएगी, वो कम शूट करेगी तो वो अंदर जाके उसमें इम्पिंच कर जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से सारी शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शोल्डर की चीज़ों में, इंजरी में यह है कि हमें वार्म अप तो करना ही है, बाकी सब जनरल प्रिकॉशन लेना ही है। एक्टिविटी और मोशन जो है ना वो बहुत स्मूथ होना चाहिए शोल्डर में। अगर आपने सडनली जर्की मूवमेंट की वो तो फिर हो जाएगा, तो डेल्टॉइड जो है भार वाली जो मसल है वो जल्दी शूट करके सारा एक्शन वो ले लेगी, और रोटेटर कफ की जो मसल है वो एक्टिवेट नहीं होंगी, और वो वहाँ कहीं ना कहीं पिस जाएंगी हड्डी के नीचे। तो इसीलिए शोल्डर की मूवमेंट में कभी भी जर्की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। तो अगेन कम वेट से शुरू करो, फॉर्म बेटर करो, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसमें आगे बढ़ते जाओ। और अगर हमें कभी भी ओवरहेड उठाने में शोल्डर में अगर पेन हो रहा है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए। हमें ओवर पुश नहीं करना। अगर ओवर पुश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इंजरी को बढ़ा रहे हो, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको वापस जिम में आने में। इसके अलावा शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो भी एक कॉमन चीज़ है। अगर हम बेंच प्रेस कर रहे हैं और या तो एक साइड से वेट निकल गया बाई चांस, तो कभी हो सकता है, या फिर आपने वेट इतना ज़्यादा उठा लिया कि आप ऊपर उठा रहे हो और अचानक उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और आपने एक तरफ टिल्ट कर दिया, तो जिस तरफ टिल्ट करेंगे उस तरफ से ही कंधा निकलेगा। हाँ, ये होती है। तो ये बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया और आपने सडनली उसको नीचे करना पड़ा तो आपकी चेस्ट की मसल कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ लोग, तो पेक्टोरलिस मसल यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर ही 2 पेशेंट आए यहाँ से पेक्टोरलिस मसल को टीयर करके, अच्छा। पूरा यहाँ से हैवी बेंच प्रेस कर रहे थे, पूरा टीयर होके यहाँ आ गई, सर्जरी करके रिपेयर करनी पड़ी। ये कॉमन है बहुत। हाँ, तो शोल्डर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए और ग्रेजुअल होनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए। जितना जर्की मूवमेंट करोगे, क्योंकि बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉइंट है, बहुत सारी रेंज एक्सेप्ट कर लेता है, उस चक्कर में हम जल्दी कर लेते हैं और इंजरी कर लेते हैं। तो शोल्डर इंजरी इसलिए बहुत कॉमन है। हाँ, क्योंकि जैसे मैं ये मानता हूँ सर, जैसे कि शोल्डर जैसे हम करते तो हमें हमारी जो डेल्टोइड मसल है, रेयर डेल्ट हो गया, फ्रंट हो गया, मिडिल डेल्ट, तो तीनों का अच्छे से वार्म अप स्ट्रेच करना चाहिए, उसके बाद हमें लोड लेना चाहिए। बिल्कुल लोड लेना चाहिए और स्मूथली लेना चाहिए, झटके लेने। कई बार ऐसा होता है हम लोग फ्रंट को अच्छे से वार्म अप करते हैं, रेयर को नहीं करते। जैसे ही रेयर पे लोड आता है तो उससे सबसे नेग्लेक्टेड पीछे वाली जो रियर डेल्टॉइड है वो है। फ्रंट और मिडिल वाली डेल्टॉइड तो सब कर लेते हैं, पीछे वाली रह जाती है, पता ही नहीं है, पीछे रह जाता है तो उसमें भी इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। वही बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। बहुत जरूरी है, सही बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, शोल्डर का हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे जो नीज में जो प्रॉब्लम आती है, घुटनों में, जैसे कई बार हम स्क्वाट्स करते वक्त मतलब पेन होता है, एक पिन सी चुभती है, वो किस वजह से होता है? कई बार घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है, देखो नी में एक प्रॉब्लम यह है कि नी पे लोडिंग बहुत होती है। जब हम लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे सारे लोड नी पे आता है। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करते हैं तो हिप से भी ज़्यादा आता है नी पे। और नी में ट्विस्टिंग इंजरी बड़ी कॉमन है। जैसे जैसे अगर हम चल रहे हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम ढंग से, फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं और हमारा फुट ढंग से लैंड नहीं हुआ, ट्विस्ट हो जाएगा। हाँ, ट्विस्ट हो जाता है कई बार। जैसे ही वो ट्विस्ट होगा तो नी में जो 2-3 लिगामेंट है बड़े कॉमन, ACL, PCL, MCL, LCL, ये बड़े कॉमन लिगामेंट है। बहुत यूट्यूब पे भी आप सुनते होंगे इन 4-5 लिगामेंट, मेनिस्कस, ये हमेशा ट्विस्टिंग इंजरी से जाएंगे। अब जिम में फ्रैक्चर होना इतना कॉमन नहीं है, लिगामेंट इंजरी बहुत कॉमन है, क्योंकि ट्विस्ट बहुत कॉमनली हो सकता है। किसी ने ढंग से नहीं
चल रहे और उनका फुट ढंग से लैंड नहीं हुआ। तो लैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आप जंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और आपने ढंग से लैंड नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग सबको ये बताते हैं कि लैंडिंग जैसे ही आप कर रहे हो तो आप ये जो आपका फुट है उसके आगे वाले पार्ट पे 4 फुट जिसको बोलते हैं पंजों पे लैंड होना चाहिए। अगर आप जंप हाई जंप कर रहे हो जंप कार्डियो के लिए और आप हील पे लैंड कर रहे हैं ट्विस्ट हो जाएगा। अगर आप पंजों पे कर रहे हैं तो ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और ट्विस्टिंग इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा लिगामेंट इंजरी करती है। और अगर हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो ACL लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट है बॉडी में जो सबसे कॉमनली इंजर्ड होता है और जिसकी सबसे ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ती है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से सब सेटल हो जाता है। ग्रेड 3 इंजरीज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टूट गया है, कम्प्लीटली टूट गया, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली MCL है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, उसमें वो भी बहुत कॉमनली टूटता है। एक आपने वो पूछा था जो पिंचिंग सी जो होती है नी के अंदर, वो ज़्यादातर केसेस में या तो नी कैप जिसको पटेला बोलते हैं उसका जो अगर अंदर वाला सरफेस रफ हो जाए, खासतौर पे जब हम डीप स्क्वाट्स कर रहे हैं, डीप स्क्वाट्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि डीप स्क्वाट जैसे ही हम करते हैं तो हमारे नी का प्रेशर इंक्रीज होता है और जो नी कैप होता है हमारे घुटने के आगे जो पटेला जिसको बोलते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी आर्थराइटिस होती है यंग पेशेंट्स में। तो वो थोड़ा रफ होने लगता है। तो वो क्योंकि हमने डीप स्क्वाट किया वो अंदर की तरफ उसमें चुभता है तो इसलिए पिंचिंग होती है। एक दूसरा कॉज है पिंचिंग का मेनिस्कस। मेनिस्कस एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा कुशन की तरह काम करता है नी जॉइंट के अंदर। जब हम जंप करके लैंड करते हैं तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उस पर हड्डी लैंड करती है ताकि आप उसमें उसको सॉफ्टली लैंड कर सके, ऐसे शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उसमें भी हल्की सी ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए तो वो स्मूथ नहीं रहता, रफ हो जाता है। और फिर उसमें हम डीप स्क्वाट्स करते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं योगा टाइप की जिसमें पालती मार रहे हैं या फिर पीछे की तरफ कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पिंचिंग पेन होता है जब वो अंदर जाके चुभने लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसीलिए डीप स्क्वाट्स हम यूजुअली अवॉइड करवाते हैं। स्ट्रेंथनिंग अगर करनी है तो हम होल्डिंग बोलते हैं कि लोगों को अगर थाई मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो उसमें 90 डिग्री या उससे थोड़ा सा नीचे जाके होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप डीप स्क्वाट्स करें। तो इन सब चीज़ों से आप इंजरी को नी की इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे वो पिंच करता है जो मैंने आपको बताया उससे बचा कैसे जा, मतलब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? उसमें जैसे ही आपकी पिंचिंग प्रॉब्लम आती है तो एक तो आपको वो डीप स्क्वाट्स बंद कर देना है, घर पे जाके पालती भी नहीं मारनी है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है, इंडियन टॉयलेट्स यूज़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और एक्यूट फेज में जब थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा है उस वक्त स्टेयर क्लाइंबिंग थोड़ी अवॉइड करनी है। स्टेयर क्लाइंबिंग सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है और रनिंग जॉगिंग जंपिंग टाइप वाली एक्टिविटी को स्टॉप करना है। उसकी बजाय कार्डियो में आप उनको कंपनसेट करने के लिए साइकिलिंग कर सकते हो क्योंकि साइकिलिंग में आपका वेट सीट पे है और उस पर नी पे लोडिंग नहीं हो रही है और स्ट्रेंथनिंग हो रही है। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा काम करती है। एक जिम के अंदर वो लेग एक्सटेंशन वाली रोलर्स वाली एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो उससे स्ट्रेंथनिंग भी होती रहती है और वो पिंचिंग भी नहीं होगी क्योंकि नॉन लोडिंग नहीं हो रही है नी में, सीट पे बैठे हो आप, ये वजह है उसका। ज्यादा जो जैसे हैवी लोग होते हैं, जो ज्यादा फैटी लोग होते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से जंप नहीं करना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फैटी लोग, हाँ फैटी लोग होंगे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही कहा, उनको पिंचिंग वाली मेनिस्कस की इंजरी बहुत कॉमन होती है। अब क्या होता है कि जोश में लोग जाते हैं और उनको लगता है कि हमें कार्डियो करके वेट रिडक्शन करना है। अब वेट रिडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। बिल्कुल। तो वेट रिडक्शन में 80-90% तो डाइट है और 10 या 20% ही वेट ट्रेनिंग है। तो अगर हम डाइट कंट्रोल करके कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज कर लें आपका नेचुरल वेट कम होने लग जाएगा। प्लस उसमें अगर हमने एक्सरसाइज ऐड कर दी तो वो समझ लो कि उसमें बोनस है। अब एक्सरसाइज ऐड करने के लिए हमें इनिशियल फेज में नॉन वेट बेयरिंग जिसमें हम लोडिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, स्टेपर भी क्रॉस ट्रेनर स्टेपर भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नी पे जर्क नहीं आ रहा है, ज़्यादा हाइट ना हो, हाइट नहीं है, तो वॉक कर सकते हो। वॉक कर रहे हैं अगर ट्रेडमिल पे तो एक चीज़ हमें ध्यान में देना है कि हमें ट्रेडमिल के इंक्लिनेशन नहीं करना है, फ्लैट पे करना है। इंक्लिनेशन जैसे ही करेंगे नी पे लोड होगा, मेनिस्कस इंजरी होंगी और वही जो पिंचिंग वाली प्रॉब्लम और पेन वाली प्रॉब्लम, स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो पहले तो हमें रिड्यूस करना है वेट, उसके बाद फिर जैसे करना है कीजिए। एक डॉक्टर साहब मेरा ये भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने काफ़ी बार सुना है कि जो डॉक्टर्स है वो यही बताते हैं कि ट्रेडमिल्स पे ज़्यादा लंबे समय तक भागना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं है।
बजाय आप पार्क में या सॉफ्ट जो जमीन होती है वहां पे दौड़ना ठीक है। ट्रेडमिल बिल्कुल एक हार्ड ट्रैक है, तो उस पे ज्यादा हमें दौड़ना नहीं चाहिए। सही बात है या? देखिए, हार्ड ट्रैक पे नहीं दौड़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो रिवर्स प्रेशर आता है उसकी वजह से जॉइंट डिजनरेट होता है। तो इसलिए हम सबको ये बोलते हैं कि हार्ड रोड पे मत दौड़ो। अगर आपको रेगुलर ट्रेनिंग करनी है तो आप पार्क में दौड़ो, ये सॉफ्ट सरफेस हो। दूसरा है फुटवेयर अच्छा होना चाहिए, है ना। ट्रेडमिल पे आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेडमिल में आजकल की जो थोड़ी एडवांस ट्रेडमिल आ रही है जिसमें शॉकर्स होते हैं, यस यस, जिसमें आपका जब लैंडिंग हो रही है और वो शॉकर की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, वो ठीक तो ठीक है। वो पुरानी वाली है जिसमें बिल्कुल फ्लैट है और सिर्फ रोटेट हो रहा है, हाँ, वो प्रॉब्लम है। वो एज अ हार्ड सरफेस की तरह ही काम करेगा, तो आपकी नी में प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मोस्टली जिमों में वही मशीनें लगी हुई हैं एंड उसको लोग आधा आधा घंटे एक एक घंटे तक करते हैं, तो मुझे भी लगता है वो गलत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल गलत है। इसीलिए अच्छे जिम और बेकार जिमों में ये डिफरेंस छोटे छोटे चीजें आ जाती है जो कि लोगों को नहीं पता चलता। जितने थोड़े बेटर जिम हैं, जिनमें बेटर इक्विपमेंट है, उनमें कॉस्ट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी मशीन ज्यादा अच्छी है। उनमें ये चीजें इस तरीके से की गई है ताकि आपकी इंजरी ना हो लॉन्ग टर्म में। हाँ, एडवांस चीजें, एडवांस चीजें बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक बहुत सही बताया आपने। एक मैं जानना चाहता हूँ, जो ये टेनिस एल्बो होती है, जो पॉइंटेड जो ये हो जाती है हमारी जो एल्बो है, ये किस वजह से होती है? मतलब ओवर ट्रेनिंग की वजह से है या किसी गलत एक्सरसाइज करने से, क्या वजह होती है ये? देखो, टेनिस एल्बो एक ऐसी चीज है जो कि रिपीटेटिव एक ही चीज को करते करते होती है हैवी चीज में। ठीक है। अब दो एल्बो में होती है, एक तो एल्बो की तरफ होती है। एल्बो में दो पार्ट है, एक तो ये आउटर पार्ट है, ठीक है ना, और ये इनर पार्ट है। ठीक है। तो आउटर पार्ट में टेनिस एल्बो होता है, इनर पार्ट में गोल्फर्स एल्बो होता है। ओके। तो जब हम वेट उठा रहे हैं, आपने बहुत हैवी वेट उठाया और आपने कंट्रोल नहीं किया, तो गोल्फर्स एल्बो होगी। ओके। और हैवी वेट को नीचे करते समय आपने कंट्रोल नहीं किया और करते करते नीचे सडनली नीचे चला गया, मसल यहाँ से खींचेगी और टेनिस एल्बो होगा। अब ये जरूरी नहीं है एक दिन में हो, हाँ, टाइम लगता है, ये धीरे धीरे होती है। क्रोनिक कंडीशन है, मतलब आपने रोज गलत फॉर्म किया, आपका उतना बॉडी वेट अलाउ नहीं कर रही, लेकिन आपने उस पर ट्रेनिंग की, धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए था, वो नहीं की, तो आपका हर बार झटके से नीचे जाएगा हाथ, मसल खींचेगी और ये टेनिस एल्बो हो जाएगा। तो वो एक क्रोनिक कंडीशन है, बड़ी मुश्किल से सही होती है। क्योंकि ये मेरे साथ के कई लोग हैं जो मेरे एथलीट है, जिनको जैसे मैंने काफी ट्रेन किया है कई बार, तो उनको कईयों की ये शिकायत है शुरू से ही, मतलब काफी जैसे ट्रेनिंग करते करते ना उनको ये एल्बो में पेन होने लगता है, तो शायद वो टेनिस एल्बो की वजह से ओवर ट्रेन कर लेते हैं। बिल्कुल। एल्बो में एक प्रॉब्लम और होती है, कई बार हम बहुत जोश जोश में ना बहुत सारा वेट उठा लेते हैं, शर्त लग जाती है ना जिम के अंदर, आज मैं इतना उठाऊंगा इतना उठाऊंगा। तो मेरे पास अभी लास्ट ईयर एक पेशेंट आया था, 200 की 200 केजीज उठाए उसने। अच्छा। किसी से शर्त लगा के। अब उसने था बॉडी बिल्डर था, अच्छी खासी मसल थी, उठा तो मतलब आधे तक तो पहुंचा, थोड़ा बहुत उठा तो पाया नहीं उठेगा, और सडनली ड्रॉप कर दिया। 200 किलो आर्म से बहुत ज्यादा होता है। नहीं, मेरे ख्याल से उसने ट्राई जैसे ही किया इतने पे, हल्का सा भी उठा होगा उससे, और उसके खट से एकदम से गिर गया। यहाँ से मसल पूरी की पूरी टीयर हुई है, बाइसेप्स यहाँ से टीयर हुई बाइसेप्स, और जब मैंने ऑब्वियसली सर्जरी करनी पड़ी उसकी, मेरे को बाइसेप्स यहाँ पे मिली है। हाँ, 5-6 सेंटीमीटर का गैप था बाइसेप्स में। लोगों से 200 केजी की डॉक्टर साहब। अब उसने मेरे को 200 केजी बताया, मुझे पता नहीं क्या था, मैंने तो हैरानी यही की, मैंने कहा 200 तो बहुत ज्यादा होता है, तो डेडलिफ्ट नहीं लग पाती बहुत से आम तो लोगों पे। कहता नहीं सर, वो मैंने बस जोश जोश में कर लिया और वो मेरे से उठा नहीं, और वो सडनली हाथ से ड्रॉप हो गया। वो तो होना ही था, तो जोश जोश में हुआ। वो अपनी वाइफ के साथ आया था, उसकी वाइफ भी मेरे को यही बोल रही थी कि सर इन्होंने उठाया था, ये काम किया है। सर्जरी करने में ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, वापस जिम चला गया, लेकिन थोड़ा एडवेंचर ज्यादा हो गया। वो गलती नहीं है, वो तो जानबूझ के किया हुआ काम है। एक तो गलती हो जाती है कि आप प्रॉपर चीजें कर रहे हो जो हमें बताई। 200 केजी आर्म्स पे वो सेम चीज मैंने तो बेंच प्रेस पे भी देखी। बेंच प्रेस पे लोगों ने शर्त लगा ली, बेंच प्रेस पे किया है, करना है, और ऊपर करते करते सडनली ड्रॉप हो गया, हाथ ड्रॉप हुआ, तो बाइसेप्स से उखड़ गई। हो जाती है, पर बेंच प्रेस में एक ही डॉक्टर साहब, जो हमारा गेम है जैसे पावर लिफ्टिंग, उसमें काफी सारे एथलीट्स है वो कर लेते हैं। वो बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा डाइट है, और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। बट जो कुछ अनाड़ी लोग होते हैं, कई बार वो जोश में भी हो जाता है। जो अच्छे लोग हैं वो सही से कर रहे हैं, जो प्रॉपर ध्यान रख के कर रहे हैं। तो इंजरीज तो एक पार्ट है किसी भी स्पोर्ट्स का। बिल्कुल।
चाहे वो जिम हो चाहे कोई भी गेम हो, हमें तो बस बेसिकली उससे प्रिवेंट कैसे बस प्रिवेंशन कैसे कैसे बचा करना जा बचा जा सकता है। सका। हाँ बिल्कुल, एक बार हो गई तो उसके बाद तो हम लोग बैठे ही हैं बैठे सही करने के लिए। लेकिन टारगेट तो ये है कि हो ही ना, हो ही ना, सही बात है है। ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी इंजरी होती है तो रेस्ट तो लेना ही पड़ता है। वो 3-4 टाइम हफ्ते वेस्ट का तो होता रेस्ट है, लेना ही ना पड़ता है। डाइट होगा ना आपका वर्कआउट, सब ब्रेक हो जाएगा, प्लस आपके पास आना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास टाइम टू टाइम, वही बिल्कुल चीजें हैं। एक डॉक्टर काफी मेरे को ये भी देखने को मिलती है कि रिस्ट में इंजरीज हो जाती है, वो किस वजह से होती है? कई बार हम लोड ज्यादा लेते हैं या फिर पुशअप्स की वजह से होती है। जैसे ये रिस्ट है, कईयों की वीक भी होती है क्योंकि इस पार्ट को मेरे ख्याल से लोग ट्रेन कम करते हैं, एक तो इस वजह से भी होती है। बिल्कुल। रिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा हमारा ओवरऑल बॉडी का वीक पॉइंट है, क्योंकि उतनी मसल नहीं होती यहाँ पे ना, और इसमें अगर बहुत ज़्यादा वेट उठा ले और ट्विस्टिंग हो जाए, स्पेशली एक तो ये वाली ट्विस्टिंग अगर हो जाए या फिर आप वेट उठाते समय इस तरफ चला जाए, ये दो चीज़ें हैं जो कि रिस्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती हैं। एक लिगामेंट होता है हमारा इस एरिया में रिस्ट के, TFCC। ठीक है। TFCC एक ऐसा लिगामेंट है जो कि सबसे कॉमनली इंजर्ड होता है रिस्ट में। जैसे ही हमारा रिस्ट इस तरफ की तरफ जाएगा तो यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, और ये ज़्यादातर ओवर स्ट्रेस लेने पे ही होता है। तो आपने वेट उठाया, सडनली छूट गया हाथ से, ये ट्विस्ट हो गया तो यहाँ पे इंजरी हो गई। एक यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, SL लिगामेंट इसको बोलते हैं, वो नॉर्मली ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से होता है। तो ये दो लिगामेंट है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। अगेन रिस्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वेट जो है कंट्रोल करके करना है। मतलब अगर आप बहुत ओवर वेट कर लेंगे और आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है तो बहुत कॉमनली इंजरी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम फुट और एंकल की बात करते हैं, अगर फुट और एंकल में भी एक लिगामेंट होता है ATFL। अब फुट इंजरी ऐसी है कि जिम में कैसे भी हो सकती है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, पैर अंदर की तरफ ट्विस्ट हो गया, इंजर हो गई। अब सबसे कॉमनली जो फुट की इंजरी होती है वो अंदर की तरफ पैर, मतलब इन्वर्ट हुआ पैर तो होती है। अब उसका लिगामेंट है एक ATFL, सबसे कॉमनली टूटता है जब किसी की भी, आपने देखा होगा कि एंकल में बाहर की तरफ जो हड्डी होती है उसमें अगर स्वेलिंग नज़र आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ इंजरी होती है तो फ्रैक्चर होता है। लेकिन अगर मान लो छोटी इंजरी है, ट्विस्ट हुआ है, तो मेजॉरिटी केसेस में ATFL एक लिगामेंट होता है, वो टूटा है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कई बार उसमें ना शुरू में ही गर्म से सिकाई कर देते हैं तो वो फिर और सूज जाता है। ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको आइस पैक करना है और थोड़ा सा उसमें एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करनी है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, एक्सरे ज़रूर कराना है उन सब चीज़ों में, क्योंकि पूरे लोअर लिम्ब की स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। तो एक तो अनइवन सर्फेसेस, जिम में आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं और नीचे कोई वेट छोड़ गया और आपका पैर ट्विस्ट हो गया, तो ये बड़ा कॉमन पैटर्न है इंजरी का। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। जिम में लोग अपने, कई बार आपने देखा हो, बहुत वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते रहते हैं और ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देते, तो इंजरी बहुत कॉमनली होती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियोस बनवाओ तो कोशिश करो किसी और से बनवाओ, और आपको टोटल अपनी सराउंडिंग के, अपने आसपास के एरिया को थोड़ा ध्यान से दो ताकि आपकी इंजरी कम हो। क्लीन भी रखना चाहिए। लोग डंबल्स फेंक देते हैं, कहीं, वो रिएक्ट बिल्कुल, नहीं करते हैं, तो बिल्कुल, इसी वजह से बिल्कुल। बहुत से लोगों को ये तो जिम एटिकेट्स का पार्ट होना चाहिए हाँ। कि आपने जहाँ से उठाया उसको वहाँ रखा जाए। क्योंकि ये मैं काफी जो आपने बताया एंकल जो इंजरीज है वो मोस्टली इसी वजह से ही होती है। बिल्कुल इसी वजह से। कहीं ठोकर लग जाए, कोई पैर ट्विस्ट हो जाए, क्योंकि ये वैसे तो मेरे ख्याल से जिम में कोई वेट उठाने तो नहीं होती। हाँ, ये बहुत रेयर चांस होता है किसी ये इसी से होती किसी है वर्कआउट की वजह या से। किसी का फुटवेयर गलत है। फुटवेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने फुटवेयर पहन लिया, थोड़ा सा गला थोड़ा लूज पहन लिया और चलते समय उसका फुट के मतलब या अच्छी क्वालिटी का ना हो, हाँ, और वो ट्विस्ट हो गया और फुट वही की वही रह गया, तो वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत वो शूज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जैसे रनिंग कर रहे हो या कुछ भी है तो उसमें स्टेबिलिटी अच्छी सी बनी रहे। बिल्कुल। इस वजह से भी होता है। और आपने जैसे बताया रिस्ट का भी ये होता है डॉक्टर साहब, जैसे इसको हम ज्यादा ट्रेन भी नहीं करते हैं, इस वजह से भी इंजरीज हो जाती है। बिल्कुल। इसको भी ट्रेन करना चाहिए। 100% करना चाहिए। रिस्ट जो है एक्चुअली फोरआर्म की जो ट्रेनिंग होती है वही रिस्ट की ट्रेनिंग है। तो फ्लेक्सर मसल्स, एक्सटेंसर मसल दोनों की ही ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है रिस्ट के लिए। जितना स्मूथली और अच्छे से हम रिस्ट को ट्रेन करेंगे वो बाकी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि आप वेट उठाते समय
शोल्डर का भी वेट आपको रिस्ट से ही उठाना है। रिस्ट से लेना है, तो अगर आपका रिस्ट स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ट्विस्ट होगा, चेस्ट का भी उसी से ही है। ट्विस्ट होगा और फिर वो प्रेशर शोल्डर पे आएगा या चेस्ट पे आएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा जॉइंट है लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना चाहिए, जरूर चाहिए। वही होता है जिम में जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर इसलिए भी करते हैं क्योंकि देखो ओवरऑल ना वो उतनी फैंसी नहीं है। हाँ, यस। लोगों को जो देखने में चीज आती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उनको चेस्ट बहुत लगती है, एब्डोमिनल्स लगती है कि उनकी कोर मसल देखें, लगता है तो बाइसेप ट्रेन करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें ना वो हो जाती है कहीं ना कहीं, वो ये छूट जाती है, ये छूट जाती है। तो इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं बॉडी के लिए सब कुछ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज कर ली और वो चीज नहीं की। तो रिस्ट वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। आपका बाइसेप्स बहुत अच्छी है और आपके रिस्ट और फोरआर्म बहुत पतले हैं, बहुत अजीब लगेगा। तो बिल्कुल बैलेंस चीजें होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल बॉडी के जितने भी मसल्स है सभी को ट्रेन हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जो इंजरीज होती है उनका बचाव हो सकता है और जो लोड है प्रॉपर लिया जा सकता है। क्योंकि सब चीजें मेरे ख्याल से लोग सब कनेक्ट है। जैसे आपने रिस्ट का बताया, रिस्ट चेस्ट से भी, शोल्डर से भी, आर्म से, बाइसेप से भी कनेक्ट है। बिल्कुल कनेक्टेड है, ये सारे के सारे बिल्कुल कनेक्टेड है हर हालत में। नी के पेन जो है हिप के पेन से बड़ा कनेक्टेड है, कोर से बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि सारी स्टेबिलिटी वही से, जब हम रनिंग शुरू करते हैं तो कोर मसल एक ऐसी चीज है जो आपको अपर बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर वो स्टेबल नहीं है, कोर किसी ने किया नहीं, कोई इतनी आसानी से कोर करता नहीं है, करते हैं। हाँ, और आपने सडनली भागने की कोशिश की है, कुछ ऐसी एक्टिविटी की, तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। नी में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है, कोर में भी हो सकता है। जिम में मोस्टली इंजरीज इसी वजह से होती है, लोग अच्छे से वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते और जो अट्रैक्टिव पार्ट है बॉडी का उसी को ट्रेन करने में सबसे पहले लगे रहते हैं, चाहे आर्म्स हो चाहे चेस्ट हो, कुछ भी। इसीलिए आपने देखा होगा अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो होती है ना, वो हमेशा ज्यादा ट्रेंड रहती है। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी वो वीक रहती है क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं होता। जो थोड़े प्रॉपर जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं वो सब कुछ करते हैं। हाँ, जो एथलीट होते हैं, जो प्रोफेशनल जो है चैंपियन, वो करते हैं प्रॉपर ट्रेन। जो एक नॉर्मल बंदा है जिसको जनरल फिटनेस करनी है, वो बहुत सी चीजों को अवॉइड कर देता है। बिल्कुल सही। उनके लिए आप ये क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या इसका ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जो भी ट्रेनिंग करो, एक तो प्रॉपर वेल अंडर गाइडेंस करो, स्पेशली इनिशियल फेज में। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो गाइडेंस होना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो देख लिए और उससे गाइडेंस ले ली और किसी ने कुछ बता दिया, उन पे नहीं जाना चाहिए। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रोफेशनल ट्रेनर चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि ये ऐसे करना है और इस तरीके से प्रोग्रेस करना है। प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है। बिना वार्म अप के करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप सो रहे हो और अचानक आपको जगा दिया और मसल ट्रेंड है नहीं, मसल वार्म्ड अप है नहीं, अचानक आपको भागने की वो एकदम जैसे हेडेक हो जाता है एकदम। तो मसल देखो, जॉइंट मसल कंट्रोल करती है, मसल सो रही है क्योंकि आपने उनको वार्म अप नहीं किया, तो प्रेशर लिगामेंट पे आएगा, लिगामेंट टूट जाएंगे। तो वार्म अप करके करेंगे तो इंजरी के चांसेस बहुत कम है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपका जॉइंट स्टेबल होगा और फ्लेक्सिबल होगा तो वो ज़्यादा रेंज को भी ले लेगा। तो अगर किसी जॉइंट में किसी दिन गलती से ज़्यादा रेंज आ गई तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि आपका जॉइंट फ्लेक्सिबल है, इसलिए टूटेगा नहीं। वो उस मूवमेंट को झेल लेगा, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सोरनेस हो जाएगी, पेन हो सकता है, बट तो हाँ। और इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत अच्छा है, मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली लेना ही है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को किडनी इशू नहीं है। मिनिमम 3 लीटर्स। हाँ, इसके अलावा प्रोटीन डाइट हाई रखनी चाहिए। हमारी जो इंडियन डाइट में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है प्रोटीन हम और मेजॉरिटी ऑफ डाइट्स वेजिटेरियन है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई एग खा सकता है तो वेजिटेरियन लोग भी अगर एग खा सकते हैं तो उनसे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग जो है खासतौर पे एग वाइट जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। अगर नॉन वेज में बात करता हूँ मैं तो फिश जो है वो टॉप पे आती है और उसके बाद फिर चिकन और रेड मीट्स थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन फ़िश जो है वो काफ़ी टॉप पे आती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितना आप खाओगे वो सारा का सारा बॉडी पे लगेगा। जैसे हम बोलते हैं कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर आप खाओगे तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है। मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इतना ज़्यादा है कि आपकी मसल्स को लगेगा वो। और सिमिलरली आपका देखिए, सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। ओके। क्या सप्लीमेंट डॉक्टर यूज कर सकते हैं? देखो, रिलायबल सोर्स होना चाहिए, FDA अप्रूव होना चाहिए,
ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी सप्लीमेंट ले लिया, क्योंकि प्रॉब्लम आती है जब आप लोकल सप्लीमेंट ले लेते हो और उनमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिलता है। हाँ, आजकल बहुत लोकल हाँ। सप्लीमेंट आने लगे हैं मार्केट बिल्कुल। में, तो उनकी वजह से जो हमारे जो यूथ है वो भी खराब हो रहे हैं। वो सस्ते के चक्कर में उन्हें खा लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम फेस बिल्कुल। करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि अगर आप उसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है तो वो आपकी बॉडी तो बना देगा और आपको लगेगा कि आपकी बॉडी जो है प्रोटीन की वजह से बन रही है, जबकि वो स्टेरॉइड की वजह से बन रही है, जो कि कुछ टाइम ही रहेगी। जैसे ही आप छोड़ दोगे वो खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेरॉइड जो है उसे फुलाता ही है हाँ, ना, वाटर रिटेंशन करता है, फाइब्रोसिस करता है, वो सब चीजें वो उन्हीं के लिए जो प्रोफेशनली प्रोफेशनल है, जिनको शो, हाँ, जिनको कोई शो हाँ, करना है, जिसको कोई अच्छे गेम की प्रेपरेशन करनी है, जिसका मतलब लाइक इसी में फ्यूचर, वो हाँ, उनके लिए बेटर उनके लिए वो भी शॉर्ट टर्म के लिए कोशिश ये करें कि वो नहा ही लें। हाँ, और अगर नेचुरल चीज़ों पे रहेंगे, हम नट्स डाइट रखेंगे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे। एक विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हमेशा ही लो रहता है। आप किसी को भी देख लो, किसी का भी करवा के देख लो, लो होगा। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है हमारा स्किन कलर हमारा ब्राउन है, हम वाइट नहीं है। तो ओवरऑल सन जो धूप है वो हमारी एब्जॉर्ब नहीं होती है, विटामिन डी जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं डिफिशिएंसी रह जाती है। दूसरा है कि हमारे गर्मी इतनी है तो हम लोग आधे से ज़्यादा तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सनस्क्रीन लगा लेंगे, कैप लगा लेंगे, धूप लगने या नहीं देते। धूप से वापस बाहर निकलेंगे नहीं। तो आपका आधा पौना घंटे के लिए धूप में बैठना पड़ेगा अपर बॉडी के को करते हुए, तब जाके विटामिन डी आपके लिए अवेलेबल होगा। अदरवाइज आप सप्लीमेंट हमारे ना तो हमारे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से कपड़े होते हैं, हमारे कपड़े भी प्रॉपर वैसे ही होते हैं जो इंडियन कपड़े हैं, तो उसमें इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो एक कल्चरल फैक्टर हो जाता है ना। और दूसरा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो छतरी से करें चाहे वो सनस्क्रीन से करें, तो वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब नहीं होती है। फिर हमें सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है, और लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। लेना भी चाहिए। पर डे का डॉक्टर अगर हम बात करें तो विटामिन डी कितना लेना चाहिए हमें? करीब करीब अगर पर डे की रिक्वायरमेंट हमारी 800 1000 के अराउंड होती है इंटरनेशनल यूनिट, तो 600 to 1000 के अराउंड अगर हम ले रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि वीकली प्रिपरेशन जो आती है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन वो लेवल चेक करवा के ही लेना चाहिए अंडर गाइडेंस। ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है? ज़्यादा हो जाए तो भी, ऑल्दो देखिए विटामिन डी की ओवरऑल टॉक्सिसिटी की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, वैसे बहुत सेफ विटामिन है, लेकिन फिर भी अंडर गाइडेंस, अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही लेना चाहिए। खुद से खाना भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स हुए हैं और आपको प्रिस्क्राइब किया गया तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपने खुद से ले लिया और आपको पता नहीं है कब रुकना है तो नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब और कोई मेन सप्लीमेंट है जो मतलब हर किसी इंसान को यूज करने चाहिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें चाहिए होते हैं? देखिए मेन सप्लीमेंट, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट वो ही है ना, आजकल जैसे हमारे जो डाइट है उसमें प्रॉपर वो चीजें मिल ही नहीं पा रही है। वो मिल नहीं पाती है। वेजिटेरियन डाइट्स में मैंने जो उससे बताया कि वेजिटेरियन डाइट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन भी है तो सोयाबीन, चना दाल, नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, मशरूम होते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। और इसके अलावा अगर मैंने जैसे बताया कि अगर वो कई लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन एग खा लेते हैं, अगर वो एग खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एग में जो वाइट पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा रहता है और वो काफ़ी मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो हमें मेजॉरिटी अपना जो सोर्स है नेचुरल रखना चाहिए और सप्लीमेंट के तौर पे रिलायबल सोर्स से लेना चाहिए और सर्टेन लिमिट तक ही लेना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर हम 60 kg के इंसान, जो एवरेज एज होती है 60-65 kg की, तो उसको 60-65 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे की रिक्वायरमेंट, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो। इतनी आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है। मतलब हमारी तो 50% भी नहीं हो पाती अगर हम कैलकुलेट करें तो। अगर हम बहुत डेडिकेटेडली और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ डाइट को रखते हैं और 60-65 ग्राम्स करते हैं तो हमारा बहुत सफिशिएंट रहेगा। और एक डॉक्टर जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग प्रोटीन से ऐसे बचते हैं कि प्रोटीन बहुत गलत चीज़ है। मोस्टली जैसे मैंने फीमेल्स को देखा है, फीमेल्स अवॉइड करते हैं कि प्रोटीन तो हम लेंगे ही नहीं, बहुत बेकार चीज़ होती है डब्बे खाना। तो वो सही है या गलत है? देखो प्रोटीन, मैंने बताया ना कि वो सारी चीज़ें बैलेंस करके होनी चाहिए, डाइट में भी होनी चाहिए और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो वो भी रिलायबल सोर्स से होना चाहिए।
अगर आप उसमें स्कूप में लिखा होता है कि इतने स्कूप में इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप एक डालेंगे कि एक एग में कितना प्रोटीन है, एक एग का में टोटल 60 ग्राम का वेट होता है, और उसमें बहुत आसान है एग का याद करना। तो 60 ग्राम टोटल वेट होता है एग का एवरेज, और 6 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। सीधे सीधा सब वो है उसको याद करने का तरीका। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोटा मोटा आप 1-2 बार कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि मेरे को इतना खाना है। प्रोटीन कहने का मतलब है हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है प्रोटीन। समझ चाहे वो सॉलिड मील से लो, चाहे वो सप्लीमेंट के साथ। प्रोटीन एक ऐसी चीज, हमारे डाइट में जो एनर्जी का सोर्स जो है, प्रोटीन होना ही चाहिए। हमारे डाइट में एनर्जी का सोर्स बहुत कम होता है, प्रोटीन वो होना ही चाहिए। जो मसल बिल्डिंग है अल्टीमेटली उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आधे से ज़्यादा लोगों को फैट डिपोजिशन इतनी ज़्यादा है, वेट इतना ज़्यादा है, हमारे देश में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा है, वो सब इसी वजह से है। अगर आपका ओवरऑल फैट कम है, आपने प्रोटीन डाइट हाई रखी है, तो आपको ये सब बीमारियाँ जो है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, सब चीज़ें हट जाती है। जिनको दवाई भी चल रही होती है उनका भी दवाई रुक जाती है। तो प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फ्यूचर के लिए भी, जब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उसमें भी समझ लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉडी के लिए, कि आपने एक टाइम पे प्रोटीन डाइट हाई रखी है और मसल बिल्ड की है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी हड्डियां, आपकी मसल इतनी जल्दी वीक नहीं होंगी। तो ये एज ए इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए इसको। लोग मैंने देखा डॉक्टर, जैसे वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कम ध्यान देते हैं। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे मेल हो फीमेल। 100%। देखिए, वेट को जब रिड्यूस करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया डाइट, 80% डाइट ही है। बाकी जो 10-20% बचा वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में दोनों चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। तो आपकी वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों ही होना चाहिए। एक एरोबिक एक्सरसाइज है और एक एनारोबिक एक्सरसाइज है। जब आप कार्डियो करते हैं तो आप उस वक्त आपकी जो भी कैलोरीज को बर्न करते हैं, और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और वो मसल 24 घंटे तक स्टिमुलेटेड रहती हैं, और वो जो है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड ग्लूकोज है, उसको खाती है और उसको फैट में कन्वर्ट होने से रोकती है। तो कार्डियो में तो आपने जब किया उसी वक्त बर्न हुआ, लेकिन जब आपने मसल ट्रेनिंग की तो जब आप घर भी चले गए ना, जब आप रेस्टिंग फेज में भी हो, तब भी आपकी मसल एक्टिवेटेड है, और आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको खा रही है, खत्म कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम दोनों चीजों को कंबाइन नहीं करेंगे, सिर्फ कार्डियो पे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत से लोगों को दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरे, मसल ट्रेनिंग करने पे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। अगर आप मसल की लोडिंग की वजह से ही हड्डियां मजबूत होती हैं। जो पेशेंट लेट के, जैसे पेशेंट हमारे पास होते हैं जो बहुत टाइम से लंबे टाइम लेटे हुए हैं बेड पे, मसल ट्रेनिंग हुई नहीं, मसल यूज ही नहीं हुई क्योंकि लेटे हुए हैं, तो उनकी हड्डी भी वीक हो जाएगी, वीक पड़ जाती है। हाँ, उसमें हड्डी भी वीक हो जाएगी। तो यही रीजन है, दोनों चीजें होनी चाहिए। आपको नॉर्मल एक्सरसाइज जो है कार्डियो वाली वो होनी चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग की फॉर्म में हो, किसी की फॉर्म में, रेजिस्टेंस साइकिलिंग हो, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाइए और साइकिलिंग कीजिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक की फॉर्म में हो, अगर किसी को रनिंग करनी है, वो अगर उसको नी इंजरी नहीं है, रनिंग की फॉर्म में हो, कार्डियो पार्ट होना चाहिए, लेकिन साथ में वेट ट्रेनिंग पार्ट होना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग में भी सारी मसल को करना चाहिए, ताकि सारी मसल थोड़ा थोड़ा सा आपका वेट रिड्यूस करे, हर मसल आपको वेट रिड्यूस करे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर इंजरी फ्री रहना है तो अपनी जो वर्कआउट में वार्म अप अच्छे से ऐड कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, मोबिलिटी कीजिए, तभी आप इंजरी फ्री रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आज के सेशन के लिए। सो दोस्तों, आपका इंजरी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो तो सीके बिरला हॉस्पिटल आइए और डॉक्टर परवीन जी से कंसल्ट कीजिए। जिम की वजह से कोई भी इंजरी हो, किसी भी स्पोर्ट्स की वजह से इंजरी हो, तो डॉक्टर साहब से आप मिलिए, कंसल्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, फिट रहिए और हेल्दी रहिए।